गरीब बहू को बारिश से बचाने आई 5 दुर्गा माता। अंबिका बर्तन मांज रही होती है, तभी बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई है, मुझे जल्दी से इन लकड़ियों को उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा। ये कहकर लाचार गर्भवती बहू लकड़ियों की भारी गठरियों को उठाकर घर में ले आती है। हे माँ दुर्गा, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। आह माँ! अंबिका दर्द में तड़प रही होती है, तभी उसकी सास कादम्बरी वहां आती है। क्यों रे बहू रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी। ज्यादा बहाने मत बना, 4 बर्तन घिसने में इतना वक्त लग गया। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुझ करमजली को बहू बनाकर लाई। इतने सालों में भी तू मुझे एक पोता नहीं दे सकी, बल्कि 2 बेटियों का बोझ बढ़ा दिया इस घर पर। चल अब जल्दी से खाना बना, समझी? जी माँ जी। कादम्बरी का अपनी बहू के साथ ऐसा स्वभाव हमेशा से था, इसीलिए कि अंबिका गरीब घर से आई थी। एक कारण ये भी था कि अंबिका को बेटा नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुटने और ऐसे दुख झेलने की आदी हो चुकी थी। फिर अंबिका खाना बनाने लगती है, तभी छत से मिट्टी झरने के साथ छत की छप्पर का एक सिरा टूटकर उस गरीब बहू के सर पर गिर जाता है। आह माँ, मेरा सर! दर्द भरी आवाज सुनकर पूजा और राधा भागकर वहां आती हैं। माँ तुम ठीक तो हो? दीदी, माँ के सर से तो खून बह रहा है, हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पूजा भागकर अपने पिता गजेंद्र के पास आती है। पिताजी, माँ के सर से खून बह रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए, वरना माँ मर जाएंगी। अरे मरती है तो मर जाने दे। आई बड़ी माँ की चमची, चल भाग यहाँ से। आप दोनों बहुत बुरे हो, आप माँ को मारना चाहती हो, पर माँ दुर्गा सब देखती हैं, वो आपको सजा जरूर देंगी। बित्ते भर की छोकरिया, जरा जुबान तो देखो इसकी। कैसे कैची की तरह चल रही है, अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर खड़ूस कादम्बरी बड़ी ही बेरहमी से बेचारी बच्ची के बाल खींचते हुए उसे मारने लगती है। तभी अंबिका और राधा वहां आती हैं। माँ, मुझे बचा लो माँ! माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बच्ची को क्यों मार रही हैं? आपके सीने में दिल है या पत्थर? इंसान से नहीं तो भगवान से डरिए। साली मेरी माँ से जुबान लड़ाती है, निकल मेरे घर से, वरना नहीं तो तुझे और तेरी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फिर गजेंद्र अंबिका को जमीन पर घसीटकर भरी बरसात में उसकी दोनों बेटियों के साथ घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। अजी दरवाजा खोलिए! माँ जी, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटियों पर तरस खाइए। इस बरसात में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति अंदर छूट गई। नहीं माँ, मैं माँ दुर्गा की मूर्ति ले आई थी, ये लो। गरीब बहू माँ दुर्गा की मूर्ति और अपनी दोनों बेटियों के साथ भरी बरसात में सड़कों पर भटकने लगती है। माँ, हम तीनों कहाँ जा रही हैं? राधा के इस सवाल पर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए बस चलती जा रही थी। माँ दुर्गा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पास न पैसे हैं, न रहने का ठिकाना। दया करो माँ दुर्गा, मुझे रास्ता दिखाओ। अंबिका और उसकी बेटियां कई घंटों तक बरसात में भीग रही थी। बरसात के साथ ओले गिरने लगते हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा राधा के सर पर लग जाता है और उस बच्ची के सर से खून बहने लगता है। माँ, मेरा सर! मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगातार बारिश में भीगने के कारण अंबिका और उसकी दोनों बेटियां ठंड से ठिठुरने लगती हैं। तभी उस गरीब बहू को एक झोपड़ी दिखती है। चलो मेरी बच्चियों, उस झोपड़ी में चलते हैं। अंबिका और उसकी दोनों बेटियों को झोपड़ी में रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो जाता है। वो दिन रात माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बस रोती रहती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने मुझ गरीब बहू को सर छुपाने के लिए छत दी है, कुछ खाने को दे दो माँ। अचानक झोपड़ी के बाहर 5 बूढ़ी औरतें आ खड़ी होती हैं। कोई अंदर है क्या? जी, आप लोग कौन हैं? बेटी, हम 5 माँ दुर्गा की भक्त हैं, बड़ी दूर से आई हैं। मैं दुर्गा हूँ,
ये चारों मेरी बहना हैं, स्कंदा, कांत्यायनी, कालिका और ये महागौरी। बाहर बहुत बरसात हो रही है, क्या तुम हमें अपने घर में जगह दोगी? ये कैसा चमत्कार है? इन पांचों बूढ़ी अम्मा के नाम तो माँ दुर्गा के 5 रूप से मिलते हैं। बेटी, तुमने जवाब नहीं दिया, अंदर आ जाए। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, आइए ना। मैं भी माँ दुर्गा की भक्त हूँ और एक भक्त ही तो एक भक्त के काम आता है। यहाँ बैठिए। पांचों बूढ़ी औरतें झोंपड़ी के एक ओर बैठ जाती हैं। तभी पूजा फिर कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना माँ। बेटी, ये लो, हमारे पास थोड़ा चावल और गुड़ है, इससे कुछ बना लो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं, और फिर तुम्हारी बेटी को भी भूख लगी है। गरीब बहू उस चावल और गुड़ को हाथ में लेकर कहती है, माँ दुर्गा को गुड़ की खीर का भोग सबसे ज्यादा पसंद है, वही बना लेती हूँ। ये बोलकर वो गरीब गर्भवती बहू माँ दुर्गा के गीत गुनगुनाती हुई थोड़े से चावल और गुड़ से खीर बनाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को भोग लगाकर पांचों बूढ़ी अम्मा को भी देती है। ये लीजिए अम्मा, आप सब भी खाइए। बेटी, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, मेरे हाथों से खा लो। पांचों औरतें एक एक करके अंबिका को खीर खिलाती हैं और सभी पुले बिछाकर सो जाती हैं। तभी अचानक बारिश और तूफान से झोपड़ी की छत ढहकर अंबिका के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दर्द में करहाने लगती है। आह माँ, मेरा बच्चा! आवाज सुनकर पांचों औरतें जाग उठती हैं। अम्मा, कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना अम्मा? मेरे बच्चे को बचा लीजिए। घबराओ मत बेटी, बस माँ दुर्गा पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर बूढ़ी दुर्गा गरीब अंबिका के पेट पर हाथ फेरती है, जिससे उसका दर्द बंद हो जाता है। बेटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मा, मगर इस बरसात ने हमसे ये आसरा भी छीन लिया। अब मेरे साथ आप लोगों को भी बारिश में भीगना पड़ेगा। चिंता मत करो बेटी, बारिश थम जाएगी। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। ये कहकर बूढ़ी महागौरी गरीब बहू को अपनी गोद में सुलाकर उसे अपने आंचल की ओट से बरसात से बचाती है। वहीं दुर्गा, कालिका, स्कंद और कांत्यायनी भरी बरसात में लकड़ियां काटकर घर बनाना शुरू करती हैं। सुबह जब अंबिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुंदर से घर में देखती है। माँ, देखो हमारा नया घर, इसे अम्मा ने बनाया है, अच्छा है ना? हाँ बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा, आप पांचों मुझ गरीब बहू की झोपड़ी में बरसात में ठहरने के लिए आई थी। मैं आपकी मेहमान नवाजी ना कर सकी, बल्कि बदले में आप पांचों ने मुझ गरीब बहू के लिए एक खूबसूरत आशियाना बना दिया। आप सभी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? बस ये समझ लो बेटी कि माँ दुर्गा ने इस बारिश में हम पांचों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जब तक कि ये बरसात का कहर नहीं थम जाता, हम पांचों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। उन दिनों एक भी पल के लिए बारिश नहीं रुकती। पांचों बूढ़ी औरतें लकड़ियां काट कर घर लाती, तो वहीं अंबिका भी उन्हें खुशी के साथ खाना बनाकर खिलाती और धीरे धीरे अपनी गुजरी गम भरी जिंदगी को भुलाकर खुश रहने लगी। और उस रात भरी बरसात में अंबिका को प्रसव पीड़ा उठा। माँ, मेरा बच्चा! चलो बहनों, आज हम पांचों को इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। माँ! हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारना अंबिका। बस अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिसे तुम इस दुनिया में लाने जा रही हो। माँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर औरत के अंदर एक दुर्गा होती है, अपने अंदर की दुर्गा को पहचानो बेटी। अंबिका लगातार माँ दुर्गा का नाम लेती है। आखिरकार पांचों औरतें भरी बरसात में उस गरीब दुखियारिन बहू का बच्चा इस दुनिया में ले आती हैं और फिर देखते ही देखते वो 5 औरतें माँ दुर्गा के 5 रूपों में बदल जाती हैं।
घबराओ नहीं बेटी, मैं माँ दुर्गा और मेरे 5 अवतार अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने कठिन परिस्थिति और बरसात के कहर में भी माँ दुर्गा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा के प्रति बड़ी भक्ति को देखकर हम हर्षित हुए, इसीलिए तुम पुत्रवती हुई हो। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम सदा खुश रहो। ये कहकर 5 देवियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अंबिका वहां पड़े पैरों के छाप पर माथा टेक कर कहती है, मेरा मन बार बार कहता रहा कि ये माँ दुर्गा ही थी। आपके 5 रूपों के दर्शन को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। इसी के साथ गरीब बहू की ये कहानी यहीं खत्म होती है। जब भी भक्ति के साथ भक्त माँ को पुकारते हैं तो माँ किसी न किसी रूप में उनकी मदद के लिए आ ही जाती हैं। राजेश्वरी और मनोज की शालिनी नाम की एक गोरी बेटी थी, जिसके बहुत ज्यादा नखरे थे। वहीं दूसरी ओर मनोज की पहली स्वर्गवासी पत्नी की बड़ी बेटी काजल थी, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह काली थी। इसी वजह से शालिनी ने कभी काजल को अपनी बहन के रूप में नहीं अपनाया। वो उससे बहुत चिढ़ा करती थी। वक्त के साथ दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों बहनें एक ही कॉलेज में जाती थी। शालिनी काजल को अकेला छोड़कर आ जाया करती थी। घर आने के बाद राजेश्वरी शालिनी से कहती है, शालिनी, तू अकेले क्यों आ रही है? अपनी बड़ी बहन के साथ क्यों नहीं आई? दोनों का कॉलेज एक साथ ही है ना? माँ, आप उस काली लड़की को ना बार बार मेरी बहन मत बताया करो। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। उसकी वजह से कॉलेज की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे उसकी छोटी बहन बोलती हैं, काली कोयली कहीं की। बेटा, तुम दोनों कब प्यार से रहने लगोगी? मुझे ये वो तारीख लिख कर बता दो। काजल तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ा तो उसे प्यार सम्मान दिया करो। प्लीज पापा, मेरी बस की बात नहीं है। मैं अपना और मजाक नहीं उड़वा सकती। अरे काजल बेटा, तू आ गई। बेटा, तू शालिनी की बात का बुरा तो नहीं मान रही ना? देख, वो छोटी है। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मुझे आदत सी हो गई है, और वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। राजेश्वरी, हम दोनों अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, यहाँ तक कि तुमने कभी भी काजल को सौतेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन शालिनी ने हमेशा जताया है। हम ऐसा क्या करें कि दोनों बहन प्यार मोहब्बत से रहने लगें? मैं तो कहती हूँ मनोज जी, क्यों ना हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में करवा देते हैं। क्या पता वहाँ बहनों की तरह रहने लगे, दूसरों के घर में एक दूसरे की मदद करें। और पंडित जी ने मुझे एक जगह रिश्ता भी दिखाया है। ऐसी बात है तो हम उस रिश्ते को देख लेते हैं। दोनों दामाद अच्छे हुए तो अपनी बेटियों की शादी उनसे कर देंगे। राजेश्वरी और मनोज इस सुझाव से खुश हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सावित्री के 2 बेटे प्रीतम और किशन को देखकर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता पक्का कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी दोनों बेटी की शादी प्रीतम और किशन से कर देते हैं। जिसके बाद दोनों बहन अपनी समझदारी से नए नए ससुराल को संभाल लेती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में शालिनी अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो प्रीतम की कॉफी में ज्यादा चीनी डाल देती है। खुद को बहुत समझदार समझती है ना मेरी बड़ी बहन कल्लो माई, लेकिन मैं इसे चैन से ससुराल में भी जीने नहीं दूंगी। अभी जेठ जी की इस कॉफी के पीछे जो सुनाएंगी ना, इसे मजा ही आ जाएगा। इतना बोलकर शालिनी फ्रिज में से जूस निकाल कर पीती है और काजल अपने पति को जब कॉफी देती है तो कॉफी फेंक कर प्रीतम कहता है, काजल, ये तुमने कॉफी में इतनी चीनी क्यों डाली है? अकल नहीं है क्या जरा सी भी? या बनाना भूल चुकी हो? अजी, मैंने आपके लिए 1 ही चम्मच चीनी डाली थी, फिर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? शर्म करो, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। पता नहीं कहाँ ध्यान लगा रहता है तुम्हारा। ठीक से खाना पीना भी नहीं बनाती आजकल। एक तो तुम्हारी काली सूरत होने के बाद भी मैंने तुम्हें अपनाया। कम से कम मेरी जिंदगी और झंड मत करो। माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ये नजारा शालिनी खिड़की से देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहीं कुछ देर बाद जब काजल पोंछा लगा रही थी, तभी शालिनी चुपके से वहां और पानी डाल देती है। अब मजा आएगा जब माँ जी यहाँ आकर फिसल जाएंगी और मेरी प्यारी बड़ी काली बहन और जेठानी को खूब सुनाएंगी, तो मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। इसने मेरी शादी से पहले जिंदगी बर्बाद करी थी, मैं इसे ससुराल वाली जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तभी सावित्री वहां आते ही रपट जाती है। आई मोरी मैया, मैं तो गिर गई कृष्ण कन्हैया, मेरी टूटी कमरिया। अरे
बाप रे बाप, कोई तो उठाओ। ओ कल्लूटी, अच्छा तो तू यहाँ पोछा लगा रही है, ठीक से काम करना नहीं आता, तोड़ दी ना मेरी कमर। अरे माँ जी, आप यहाँ पर कैसे गिर गई? मैंने तो अभी यहाँ पर सुखा दिया था, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया। करम जली, कल मुँह ही कहीं की, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। एक तो अपने काली बेटी को तेरे माँ बाप ने मुझे मर दिया। माँ जी, मैं आपको कमरे में चलकर दवाई लगा देती हूँ, आइए। कमरे तक ले जाते जाते सावित्री काजल को बहुत खरी खोटी सुनाती है। वक्त गुजरता है। शालिनी खुद तो कोई काम नहीं करती थी और काजल के किए काम में नुक्स निकालती थी या काम को बिगाड़ दिया करती थी। वहीं काजल के 2 बच्चे होते हैं, एक गोद का था, दूसरा बच्चा 5 साल का था। साथ ही शालिनी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस बीच भी वो कोई काम नहीं किया करती थी, एसी में महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। माँ जी, ओ माँ जी, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ ले आइए। शालिनी की आवाज सुन सावित्री और काजल हाथ में जूस और नाश्ता लेकर आते हैं। माँ जी, मैंने आपको बुलाया था, अपनी काली बहन को नहीं। अगर इसका परछावा मेरे बच्चे पर पड़ा तो मेरा बच्चा भी इसकी तरह काला हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे बहू, इतना कड़वा होना भी ठीक बात नहीं है। आखिर वो तेरी बहन है, सौतेली ही सही और जेठानी भी, कुछ तो सम्मान दिया कर। माँ जी, कोई जबरदस्ती है क्या जो मैं इसको अपनाऊं? बहुत हो गया, अब अपनी बहन को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मुन्ना भी रो रहा है और रूही भी स्कूल से आ गई है। ये कहकर काजल अपने बच्चों को संभालने लगती है। वहीं शालिनी अपनी जरूरत के हिसाब से काजल को अपने कमरे में बुलाती थी, उससे पैर भी दबवाती थी। रात को प्रीतम के सोते समय उसका बेटा रात भर रोता है, जिससे वो नींद पूरी नहीं ले पाती। शालिनी रूही को प्रीतम की इम्पोर्टेंट फाइल दे देती है, जिसका वो एरोप्लेन बनाकर खेलती है। इस बात से प्रीतम को इतना गुस्सा आता है कि अपनी बेटी को चांटा मारकर कहता है, बस बहुत हो गया। कभी रात को वो सोने नहीं देता तो कभी ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल के पेज को एरोप्लेन बनाकर खेल रही है। मुझे तो परेशान ही कर दिया है दोनों बच्चों ने, ऊपर से इनकी काली माँ। आज तीनों को ही घर से बेदखल कर देता हूँ। अरे आप इतनी सी बात के लिए उसे क्यों मार रहे हो? बेचारी रो रही है, माफ कर दीजिए। बेचारी हैं? हाँ, बाहर जाकर रहना। ऐसा बोलकर प्रीतम काजल और उसके दोनों बच्चे समेत उसे घर से निकाल देता है। काजल बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन प्रीतम उसकी एक बात नहीं सुनता। जिसके बाद काजल अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर भटक कर बारिश आने पर एक पाइप के अंदर रहने लगती है। मम्मी, पापा ने मेरी वजह से आपको और मेरे भाई को घर से निकाल दिया ना। मैं पापा को सॉरी बोल दूंगी, फिर वो हमें घर में बुला लेंगे ना। मुझे सबकी याद आ रही है। तू चिंता मत कर, पापा हमें लेने आएंगे। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। बस बस मुन्ना, चुप हो जा, भूख लग रही है तुझे। इतना कहकर काजल अपने बेटे को पल्लू में दूध पिलाती है। वहीं शालिनी इस बात से खुश होकर अपने कमरे में कहती है, आखिर मैंने इतने सालों का बदला आज मेरी सौतेली बहन से ले ही लिया। उसे और उसके बच्चों को इस घर से बेघर कर दिया। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा और मेरे होने वाले बच्चे का। अच्छा है, मैंने उस काली कलूटी की बच्ची को जेठ जी की फाइल दे दी। क्या ये सारी हरकत शालिनी तूने की है? तुझे शर्म नहीं आती? सुन लिया ना प्रीतम बेटा तूने। शालिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को बेघर कर दिया। माँ, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। जा बेटा, मेरी बहू को लेकर आ। शर्म आती है मुझे तुम पर शालिनी कि तू मेरी बहू है। कम से कम गर्भवती के समय में तो उसके बच्चे का ख्याल रख लेती। ऐसा कहकर दोनों उसके कमरे से बाहर निकलते हैं। इतने में शालिनी को लेबर पेन होता है और दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर प्रीतम काजल को ढूंढकर उसे भी हॉस्पिटल ले आता है, जहां शालिनी को एक प्यारा सा बेटा होता है। और होश आने के बाद वो अपनी बड़ी बहन से कहती है, काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो मैंने जिंदगी भर तुमसे नफरत की और जो तुम्हें घर से बेघर करवा दिया, वो तो माफी के लायक भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से माफी मांगू। शालिनी, तूने मुझसे माफी मांग ली, यही मेरे लिए बहुत है। तू मेरी बहन है, मुझे तुझसे कभी बैर नहीं था और ना आज है।
इतना कहकर दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसके बाद शालिनी सुधर जाती है और अब दोनों बहन प्यार से हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।